हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्लास 10th का फिजिक्स में रिवीजन हम लोग कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने प्रकाश के बारे में देखा था। दो टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। पहला नंबर क्या था? प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, हम लोगों ने यहाँ सारे के सारे क्लियर किए। दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछले कुछ सालों में, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो नया टॉपिक है वो क्या है? दर्पण। दर्पण से रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन हो गए आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कोई यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम ले लें और उसको क्या करते हैं, एक साइड हम कलई कर दें। क्या कर दें दोस्तों? कलई कर दें या पॉलिश कर दें। कलई कर दें या पॉलिश कर दें। कोई हम कांच लेते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट हम मीडियम लेते हैं, पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह, इसको हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं। तो जो सिस्टम तैयार होता है वही सिस्टम कहलाता है दर्पण। ठीक है ना। लेकिन अब परीक्षा की भाषा में अगर आपको परीक्षा के हिसाब से अगर आप को लिखना है तो आप लिख सकते हैं वह चिकना, वह वह चिकना व पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह जिस पर जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का, पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दोस्तों, कोई भी अगर हम पॉलिशदार सतह लेते हैं तो पॉलिशदार सतह लेंगे, जिस साइड हम पॉलिश करते हैं उसके हमेशा विपरीत दिशा में क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। क्या होगा? परावर्तक सतह। इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन की घटना इसी पे सतह पर होगी। तो अब अगर इस पर प्रकाश पड़ता है, अगर इस पर प्रकाश पड़ता है और टकरा कर उसी माध्यम में लगभग जो ढेर सारे प्रकाश किरणें क्या होगी? इस पर आपतित होंगी और इस पर टकराने के बाद उसी माध्यम में अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। हालांकि दर्पण का आपका कभी परिभाषा पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया है, एक बार आपका पूछा गया है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे दर्पण की बात करें तो देखिए, सामान्यतः आप कह सकते हैं जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक दोस्तों होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, समतल दर्पण। दूसरा होता है दोस्तों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। अब बात आता है जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब इस हिसाब से देखें तो आप लिख सकते हैं तीन प्रकार का होता है, तो एक, दो, तीन।
तो आप चाहे ये डायग्राम ही बना दें या आप लिख दें दर्पण तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। या आप लिख दें कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। हम तो कहेंगे आप ऐसे डायग्राम बना दें, ज्यादा बेहतर है, एग्जामिनर समझ जाएगा और यहाँ पे आपको नंबर दे देगा। अब बात आती है कि समतल दर्पण होता क्या है, पहला नंबर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे समतल दर्पण की बात करें कि समतल दर्पण होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, समतल दर्पण की अगर यहाँ पे परिभाषा दें तो हम लिख सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो हम लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है, ठीक है ना। जो परावर्तक सतह है वो क्या हो, प्लेन हो। तो अब जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण को हमने क्या किया, यहाँ पर ये कौन सा सतह है, कलई सतह है या पॉलिशदार सतह है, पॉलिशदार सतह। जिधर पॉलिश हुआ होता है, कलई हुआ होता है, उसके विपरीत दिशा में हमेशा दोस्तों क्या मिलता है, परावर्तक सतह। तो ये वाला जो सतह है दोस्तों वो क्या है, परावर्तक सतह। तो अगर आप गौर से देखें तो इसका जो ये परावर्तक सतह है वो क्या है, समतल है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। परिभाषा से अब आपका यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जो समतल दर्पण है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुविकल्पी टाइम में आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखें, पहला जो पॉइंट है आप क्या याद रखेंगे, समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, समतल होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कौन कौन से पॉइंट समतल दर्पण से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी समतल दर्पण से आपका अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब दूसरी जो बात आती है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, इसका फोकस दूरी, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो क्या होता है, अनंत होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तीसरा नंबर आपका पूछा गया है कि इसका आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, इसका आवर्धन +1 होता है, क्या होता है, +1 होता है। इसका जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, +1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 का मतलब दोस्तों क्या है, कि इसका मतलब जब भी आवर्धन 1 होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब कि जो दर्पण है वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बना रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अगर दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तो उसका हमेशा आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। अगर आवर्धन, आवर्धन मतलब m का मान, m का मान क्या होगा, 1, ठीक है ना। अगर m का मान 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। m का मान अगर 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप केवल इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। आवर्धन इसका क्या होता है, +1 होता है। अब बात आता है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो पहला नंबर यह आपका आभासी, आभासी सीधा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो पूछा जाता है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है कि जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो दोस्तों आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे
पीछे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, वस्तु रखी होती है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के हमेशा कहाँ बनता है, पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर रखी होती है, जितनी दूरी उतनी ही दूरी बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पर बच्चों बात करेंगे क्या कि आपको हम बताते हैं कि कैसे यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर बताते हैं आपको। जैसे दर्पण है, दर्पण है, ये अगर दोस्तों क्या है, दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर दोस्तों ये समतल दर्पण है तो इसके सामने एक प्रतिबिंब रखा गया है। मान लो आप खड़े हो, अगर आप खड़े हो तो जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे आपका दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, जितनी दूरी पर आप हैं उतनी दूरी पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आप जितना दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब बात आती है कि जितनी आपकी ऊंचाई होगी, मतलब जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों क्या होगी, बराबर होगी। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। दो के दोनों समान के कहते हैं आकार के बनेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि अगर, ठीक है, अगर अब यहां पे बात करते हैं कि अगर ये वस्तु, अगर यहाँ पे बात करें कि अगर जो ये वस्तु है अगर ये दर्पण की तरफ v वेग से दौड़ता हुआ आए, मान लो आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण के सामने अगर आप v वेग से दौड़ते हुए आओगे तो जो प्रतिबिंब है वो आपका भी दर्पण की तरफ दोगुने वेग से आएगा। कितने वेग से आएगा, 2 गुने वेग से आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप दर्पण की ओर भागोगे तो आपका प्रतिबिंब प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगा, दर्पण की ओर आएगा, दुगने वेग से आएगा। ये पॉइंट आप ये सब याद रखिएगा। और आपका एक क्या पूछा जा सकता है कि दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो यहां लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु को देने के लिए दर्पण को या दर्पण की न्यूनतम लंबाई देने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई, लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर हमें अपना इमेज देखना है समतल दर्पण में तो कम से कम कितना बड़ा समतल दर्पण लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कम से कम अपने से आधे की कहते हैं ऊंचाई का क्या लेना पड़ेगा, समतल दर्पण लेना पड़ेगा। तब आपका कंप्लीट प्रतिबिंब आपका उसमें दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समतल दर्पण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे जो अब तक आपके पूछे गए हैं। समतल दर्पण में इससे ज्यादा अब तक कुछ भी नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप बस इतना याद रखिएगा, अगर वो कह सकता है
कि अब क्वेश्चन यहाँ क्या बना सकता है, वो कह सकता है एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और वो दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, या 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लो तो 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा? तो सीधा सीधा जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2 मीटर की दूरी पर कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है ना। अब ये कह सकता है एक व्यक्ति दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से भागता हुआ आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा? तो भैया उसका 2 गुना आएगा, 10 दूना 20 आएगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। या कह सकता है एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 4 मीटर है, वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो दर्पण के सामने उसका, दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो भैया जितना वस्तु की ऊंचाई है 4 मीटर, उतना क्या होगा, प्रतिबिंब का भी होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा तो इतने ही पॉइंट से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित जो आपके प्रश्न है यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, दर्पण कंप्लीट कर लेंगे, हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।